हाँ तो चलिए, सबसे पहले हम 10th वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबसे पहले आप सभी का वेलकम है इस चैनल पे, आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग अच्छे तरह से मेहनत करेंगे। इस दिक्कत में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे जिसके वजह से बहुत सारे भाई हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे। तो जो भी आपके संपर्क में हैं, सबसे पहले जिनके पास ये वीडियो पहुँचा है, आपके संपर्क में जो भी 10th क्लास के भाई बहन हैं, उनको तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए और उनको कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको डेली जो भी नए क्लास डेली चलेंगे तो उस क्लास का वीडियो आप आपके पास पहुंच जाएगा। और उनको कहें कि हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पे मैसेज कर दे अपना क्लास और नाम लिख के, तो हम लोग जुड़े रहेंगे तो अच्छे तरह से काम होगा। तो हमने कल आपको बताया था कि आज से हम लोग का क्लास शुरू होगा, तो आज से हम लोग का क्लास शुरू हो रहा है। और शुरुआत में हम लोग बताए थे बाबू कि बेसिक काम आपके लिए करना पड़ेगा। तो बेसिक काम हमने बहुत पहले कर चुका है। आप देखिए हमारे जो भी इस वीडियो के आप माय प्रवीण केमिस्ट्री एक चैनल का नाम दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देखिए, मेरे जो प्लेलिस्ट आपको दिखेंगे उस प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास 12th क्लास दिखेंगे, 10th क्लास भी दिखेंगे, आपको एक A to Z बेसिक लिखा हुआ दिखेगा। तो इसमें आप देखिए बहुत सारे शुरुआत में आप 11th क्लास के शुरुआत वाले वीडियो को जाइए, आप इधर उधर मत जाइए। आप एक 11th रेगुलर क्लास लिखा होगा, उस 11th क्लास वाले प्लेलिस्ट में जाइए, उसको ओपन कीजिए और उसका फर्स्ट से लेके 7 क्लास 8 क्लास आप देखिए। ठीक है, बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप चाहे तो 10th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, या आप हायर एजुकेशन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जो 1 से लेकर 10 क्लास है सबके लिए है। तो आप सब जरूर देखें, जो भी 10th वाले भाई है वो सब देख ले, क्योंकि हम लोग जो क्लास शुरू कर रहे हैं तो हम लोग सीधे करेंगे चैप्टर से। तो हम लोग को बाबू 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल, और चौथा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है कार्बन एंड हिच कंपाउंड इट्स कंपाउंड, और लास्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का वर्गीकरण। और इसके बाद हम लोग को एक और छोटा सा चैप्टर पढ़ना है, तो वो चैप्टर को भी हम लोग कर लेंगे कि केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या काम है। तो चलो, आज से हम लोग का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज से हम लोग का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आप सभी अपने अपने दोस्तों को जोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। समीकरण, अब इस रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को अगर हम लोग इंग्लिश में देखना चाहें बाबू, तो इसको हम लोग कहेंगे, सबसे पहले आप सभी को चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। अगर आप 10th के एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्लास के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस, उसमें आने वाले चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, तभी आप एक पढ़ने वाला स्टूडेंट कहलाएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब चलिए, इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले हमारे क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनको बता देना चाहते हैं कि आपको इसमें कुछ बेसिक बात की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे में हो गया एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सिंबल, देखेंगे नहीं, देख लिए हैं, वो सभी आपको देखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ कंपाउंड, बेसिक के रूप में आपको देखना है। ये कंपाउंड से कुछ बनते हैं फार्मूला, जो फार्मूला बनाने के लिए हमने बेसिक के रूप में सिखाया है। फार्मूला जब बन जाएगा ना बाबू, इसके बाद हम लोग यहाँ से रिएक्शन पे आसानी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबके साथ काम करने के लिए हमको 2 अलग अलग चीज़ दिखाया गया है। परमाणु के बारे में भी बताया गया है, अणु के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद आपको ये भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। हमने आपको कभी सिखाया था बाबू आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास यूनिट याद होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तो हम इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये सारा बात आपको बताया है। इसके बाद हमने एक और चीज़ बताया था, वैलेंसी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस रिएक्शन वाले चैप्टर में। बिना वैलेंसी के आप कोई रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वैलेंसी का
ज़रूरत ही हमको इसी चीज़ में पड़ता है कि किसी का रिएक्शन किस संदर्भ में होने वाला है। तो रिएक्शन करने के लिए वैलेंसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये सारा बात हमने बता दिया है, तो आपको सीखना जरूरी है। एटॉमिक मास आपको पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले पढ़ना बाबू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अभी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक का मतलब होता है पदार्थ, यानी पदार्थों के बीच में होने वाला जो अभिक्रिया होता है वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। पदार्थों के बीच में होने वाला अभिक्रिया, अभिक्रिया का कहने का मतलब बदलाव क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब पदार्थ के बीच में बदलाव लाना है तो क्या अकेले कोई बदलाव ला सकता है? नहीं, बदलाव लाने के लिए एक से अधिक के साथ मिलना पड़ेगा। यानी जब दो या अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ भी बोल सकते हैं, या दो या अधिक, यानी दो या अधिक कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक या अधिक, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट में हमको एक ही मिले, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो जब दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर संयोग कर एक नए पदार्थ का, एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना बाबू, तो इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन में हमको या तो अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, अवक्षेप एक तरह से ठोस होता है, या तो गैस का निर्माण हो सकता है। नहीं, कोई परिवर्तन, कोई अभिक्रिया में कोई चीज़ को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे में अगर हम लोग NH3 को तोड़े तो इससे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, तो इस H2O का अगर हम लोग तोड़े तो इससे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो यहाँ से कुछ अभिक्रिया में गैस मुक्त होते हैं, कुछ अभिक्रिया में अवक्षेप भी उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सब इसका गुण है। कुछ अभिक्रिया में इसमें द्रव्यमान में, भार में कमी आ सकता है, द्रव्यमान में कमी आ सकता है। तो ये सब क्या है? अभिक्रिया का लक्षण है। ये सब क्या है? अभिक्रिया का लक्षण है, यानी ये सारे काम इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग कुछ और देखना चाहें, जैसे में काम करते समय हमको ताप में परिवर्तन दिखाई दे, उसके द्रव्यमानांक क्वथनांक में अंतर आ जाए, यानी पूर्ण गुण पहले के तुलना में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। तो चलो बाबू, सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया ही है, तो हम लोग लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला टॉपिक हम लोग बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग भी टॉपिक बनाइए, रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहेंगे बाबू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक बात हमको बताइएगा, ये बात समझिएगा, रिएक्ट इसका मतलब उच्चारण हम लोग सन करते हैं, शॉर्ट में हम लिखते हैं, इतना को हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्ट इसका उच्चारण सन, तो दोनों को मिला देंगे तो रिएक्ट प्लस सन तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन। ये शॉर्ट में लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बात हमको बताइएगा कि क्या कुछ डिफिनेशन को जब लिखना रहे तो आपको हम बोर्ड पर लिख दें या हम अपने मुंह से बोलें तो आप सुनकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं? ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट से ही हमको पता चल पाएगा कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं और किस तरह से पढ़ाई हो रहा है। चलो बाबू, सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बीच में देखते हैं। तो आपको बताया कि जब दो या अधिक पदार्थ आपस में मिलता है और मिलने के बाद कोई तीसरा नया पदार्थ बनाता है, जिसके कारण ये दोनों के गुण में अंतर आता है, यानी इसका कुछ और गुण होता है, इसका कुछ और गुण होता है, यानी इससे बिल्कुल भिन्न होता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो लिखिएगा बाबू, जब दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण पहले के तुलना में भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है।
यानी जब कोई भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग आपस में संयोग करते हैं, मिलाते हैं, उसके बीच में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद कोई नया प्रोडक्ट बनता है जिसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न होता है। उसी प्रक्रिया को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें बाबू, तो A प्लस B अगर मिल रहा है तो इसमें देख लो दो पदार्थ मिल रहा है, और दो पदार्थ मिलेगा तो तीसरा बिल्कुल ये दोनों से भिन्न बनेगा, तो तीसरा क्या बन रहा है, C। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों इसके तुलना में भिन्न है या नहीं, यानी ये दोनों में से एक किसी से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, यानी रिएक्शन, यही कहलाएगा। अब इसको अगर हम कह सकते हैं कि दो से अधिक भी मिले तो A प्लस B प्लस C, यानी तीन को हम लोग पदार्थ को जब मिला रहे हैं तो कन्फर्म है कि तीसरा एक नया बनेगा, तो D बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि दो या अधिक पदार्थ मिल रहा है तो यहाँ पर एक ही नया पदार्थ बन रहा है, या एक से ज़्यादा भी बन सकता है जिसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न हो रहा है, यानी पहले की तरह नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग A प्लस B को अगर इधर हम लोग मिलाते हैं बाबू, दोनों रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद हमको हो सकता है कि इससे अलग दो या दो से अधिक पदार्थ भी हमको दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि A और B मिल रहा है, और किसको बना रहा है, C और D। तो क्या A B C और D से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी इसका गुण पहले से बिल्कुल भिन्न हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। अगर कोई A प्लस B मिल रहा है और इधर हमको C प्लस D प्लस E मिल रहा है, यानी कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब एक बात का यहाँ पर ध्यान देना है, जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इस क्रम में काफ़ी चीज़ में परिवर्तन होता है, काफ़ी चीज़ में अंतर आता है। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट में जब हम लोग कोई रिएक्शन करें तो किसी प्रोडक्ट में गैस का निर्माण हो, यानी गैस निर्मित हो सकता है। इस सब अभिक्रिया के दौरान क्या क्या हो सकता है कि अवक्षेप तैयार हो। अवक्षेप क्या है, तो एक तरह से ठोस है। हो सकता है कि इसके ताप में परिवर्तन हो, यानी पहले कुछ और हो जाए, अब कुछ और हो जाए। हो सकता है कि इसके रंग में परिवर्तन हो सकता है ना, हो सकता है कि इसके भार में परिवर्तन आ जाए, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी अभिक्रिया का यही सब लक्षण है कि A अगर पहले के तुलना में बदल जा रहा है। अगर हम लोग पहले देखे होंगे आप लोग छोटा में, जब हम लोग लाल और हरा रंग को मिलाते थे, होली के दिन याद आता होगा, तो काला रंग तैयार हो जाता था। तो ये भी एक तरह से रिएक्शन हो रहा है कि लाल और हरा को जब मिला रहे हैं तो तीसरा जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो काला मिल रहा है, यानी पहले के तुलना में बिल्कुल भिन्न मिल रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहते हैं, और आप जो चीज़ को उतारना चाहते हैं उसको कॉपी जरूर कीजिएगा, ठीक है, कॉपी जरूर कीजिएगा। आप फिर से पीछे जाकर जो भी हम बताएं उस एग्जाम्पल को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे में देख लो कि अगर हम सोडियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा बाबू, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो दोनों अलग अलग था, सोडियम ऑक्सीजन दोनों अलग अलग था, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिला तो तीसरा एक नया अलग बना जिसका गुण इससे बिल्कुल क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। आप सभी कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे। इसका अगर हम लोग सांकेतिक रूप में देखना चाहें तो Na+O2। अब O2 क्यों लिखते हैं हम लोग पहले बता दिए हैं, वो बाद में हम लोग देख लेंगे फिर से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बाबू, Na2O। और देखिए हमने सूत्र बनाने के लिए सिखाया है, रिएक्शन करने के लिए सिखाया है, प्लस माइनस इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका इसके पास और इसका इसके पास,
तो यहाँ वाला इसका जो ऊपर आपको वैलेंसी दिख रहा है वो उसको देखेंगे तो इसके पास आ गया, इसका वाला इसके पास जाएगा। तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से फार्मूला बनाने के लिए सीखे थे। तो Na के नीचे 2 आया, O के नीचे O, तो हम लोग लिखे Na2O, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला। तो ये बात हमने बहुत अच्छा तरह से पहले पढ़ा दिया है। तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, जिसका गुण पहले से बिल्कुल क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना, देखिए हिंदी आपके लिए लिखना पड़ रहा है, और अगर आप छोटा बहुत अगर कैल्शियम कार्बोनेट ये सब अगर हिंदी में नहीं लिखकर इंग्लिश में लिखें और अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बता दीजिएगा। कार्बोनेट, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है बाबू, यहाँ से टूटता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस कंडीशन में टूटता है, तो कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को यानी CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये टूटता है बाबू, तो किस रूप में, तो CaO + CO2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो इस रिएक्शन में पहले से ही ठोस था, लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो ये देखिए गैस में परिवर्तित कर रहा है, यानी अपने में गुण ला रहा है। पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, अब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो क्या पहले के तुलना में अभी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पहले से बिल्कुल क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो चलो जल्दी से आप इस एग्जाम्पल को अपने कॉपी में नोट कर लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन से हम लोग और क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए अब हम लोग देखेंगे बाबू कि इस केमिकल रिएक्शन में हमको 2 चीज़ दिखाई दे रहा है। इस केमिकल रिएक्शन में हमको 2 चीज़ दिखाई दे रहा है, यानी हमने देखा A + B तो क्या बनेगा C, A + B तो क्या बनेगा C + D, मान ले रहे हैं कुछ ऐसा बने, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 2 चीज़ दिखाई दे रहा है, एक A और एक A, एक A तो एक A। तो आप सभी जानते भी होंगे कि हम लोग इसे क्या क्या कहते हैं। तो बाबू रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ होता होगा जो उसको बनाने के लिए भाग लेता होगा, क्योंकि बिना उस पदार्थ के आए कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता है। यानी सबसे पहले ना किसी को तो आना होगा, किसी न किसी को तो मिलाना होगा, तब जाकर एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा। तो बस यहाँ पर यही 2 बात है कि किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हमको किसी न किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है, तब जाकर कोई पदार्थ हमको प्राप्त होता है। तो जो पदार्थ को उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, उस अभिक्रिया को पूरा करवाने के लिए जिस पदार्थ की सहायता लेना पड़ता है, या जो पदार्थ सबसे पहले आता है, यानी उस अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाबू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जैसे में क्या बन रहा है, C और D, C और D, यानी अभिक्रिया के दौरान क्या बन रहा है, C और D। तो जो पदार्थ बनता है उसे बाबू हम लोग कहते हैं उत्पाद, यानी उत्पाद या प्रतिफल। और अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्पाद या प्रतिफल को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी हमने 2 बात सीख लिया, एक सीख लिया रिएक्टेंट और दूसरा सीख लिया प्रोडक्ट। अब चलो अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले अभिकारक लिखकर डैश देंगे, अभिकारक लिखकर डैश देंगे। लिखेगा बाबा, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो अभिकारक कहलाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो अभिकारक कहलाता है। तो चलो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में अपने कॉपी में नोट कर लेगा कि A + B तीर के निशान C + D, तो लिखेगा इस अभिक्रिया में
A प्लस बी अभिकारक के रूप में है। A प्लस बी अभिकारक के रूप में है। आप शॉर्ट में इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है बाबू? प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रतिफल या उत्पाद लिखकर डैश देगा। प्रतिफल या उत्पाद लिखकर डैश देगा, लिखेगा वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है या तैयार होता है, उस पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उस पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से दोहराना चाहे तो फिर से नीचे नोट कर लीजिए, A प्लस बी, तीर के निशान C प्लस डी और नीचे तीर देकर लिखिए इस अभिक्रिया में C प्लस डी प्रतिफल या उत्पाद के रूप में है। प्रतिफल या उत्पाद के रूप में है। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि A प्लस बी तो क्या बनेगा? C। तो जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो होगा अभिकारक और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनेगा वो होगा प्रोडक्ट। ये बात हम जानते हैं कि आप सभी याद कर लिए होंगे, लेकिन इससे सबसे आसान तरीके में याद करने के लिए बस हमको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको देखना है तीर के निशान। किसी भी अभिक्रिया को डिनोट करने के लिए तीर के निशान की जरूरत होता है, क्योंकि यही तीर के निशान अभिक्रिया के दिशा को बतलाता है। तीर के निशान से ही हम लोग पता कर पाते हैं कि अभिक्रिया कौन दिशा में हो रहा है। तो इस तीर के निशान को जानना काफ़ी जरूरी है। तो एक बात आपको बता देते हैं बाबू कि तीर के निशान तो अभिक्रिया की दिशा बतलाता है, लेकिन तीर के निशान हमको और क्या क्या बतलाता है? तो हमको दो चीज़, बहुत आसान चीज़ आसानी से बता देता है। एक बता देता है रिएक्टेंट और दूसरा बता देता है प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि तीर के निशान किधर से किधर जाना है वो कौन सा उसका सिंबल दिखाता है। तो ये जो तीर का निशान आगे वाला जो होता है यही ना बतलाता है कि हमको कौन दिशा में जाना है, यानी इस दिशा में जाना है। तो जो अभिक्रिया के पहले होगा, यानी अभिक्रिया में तीर के निशान के जो पहले होगा, तो ये तीर के निशान के पहले इस साइड होगा और बाद में इस साइड होगा। यानी ये हमारा हो जाएगा पहले और ये हमारा हो जाएगा तीर के बाद। ये हमारा क्या है? तीर। और तीर के निशान क्या बतलाता है? अभिक्रिया की दिशा। तो हम कह सकते हैं बाबू कि तीर के निशान के पहले वाला जो भी पदार्थ होगा, तीर के निशान के पहले वाला जो भी पदार्थ होगा वो पदार्थ अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहलाएगा, और तीर के निशान के बाद जो भी पदार्थ होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। बस एक छोटा सा आप लोग लिख लीजिएगा, तीर के निशान के पहले वाला पदार्थ, जितना पदार्थ रहे, 1 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, जितना पदार्थ रहे सभी के सभी रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो उसके बाद बनेगा वो सभी क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। जैसे में अगर हम लोग चाय बनाना चाहें तो चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या की जरूरत होती है? हमको जरूरत होती है दूध की, हमको जरूरत होती है पानी की, हमको जरूरत होती है चीनी की, हमको जरूरत होता है अदरक की, हमको जरूरत होता है चाय पत्ती की। तो ये सब को मिला देते हैं और मिलने के बाद जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के दौरान उसको ऊष्मा की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे अभिक्रिया अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, सभी अभिक्रिया सामान्य रूप से नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो हीट क्या है? तो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जिसके उपस्थिति में वो अभिक्रिया संपन्न होता है। अगर हीट नहीं होता तो शायद चाय नहीं बनता, लेकिन बाबू जब हम उसको गर्म करते हैं तो थोड़ा देर बाद हमको एक अच्छा क्वालिटी का चाय मिलता है, जिसमें जितना चीज हम लोग डाले थे सारा का गुण मिलता है। तो क्या पहले जैसा कोई का गुण मिलता है? आपको खाली मीठा लगता है, आपको खाली दूध के जैसा लगता है, आपको खाली अदरक के जैसा लगता है, आपको खाली चाय पत्ती के जैसा लगता है? नहीं, उसका एक अलग टेस्ट लगता है। तो जो अलग टेस्ट लगता है वही है हमारा प्रोडक्ट, और जो उतना सामान मिला है वही हमारा रिएक्टेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीर के निशान के पहले वाला जो भी कहीं कॉपी किताब में दिखा हुआ मिल जाए, तीर के निशान के पहले रहे उसे हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट, तीर के निशान के बाद रहे
उसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। भले उस तीर के निशान को पलट दे, जैसे हमें कोई कहेगा कि ऐसे, अब मान लेते हैं कि इधर लिख दिया ए, इधर लिख दिया बी प्लस सी, इस तरह से लिख दिया, तो अब एक बात आपको पहचानना जरूरी हो गया कि इसमें अब कौन होगा हमारा रिएक्टेंट और कौन होगा प्रोडक्ट। तो एक बात आपको आसानी से देखना है, ये नहीं कि आपको यहाँ पर देख लेना कि अच्छा इधर ए था, इधर बी प्लस सी था, तो ये हमारा हो जाएगा क्या अभी कारक, ये हमारा हो जाएगा प्रतिफल। नहीं, तीर के निशान देखना है। तो तीर के निशान किधर की ओर दिखा रहा है, इधर की ओर दिखा रहा है ना, तो जो ये तीर के निशान इधर दिखा रहा है यानी बाद में है ना, और ए पहले है, तो जो पहले वाला होगा बाबू वो क्या होगा अभिकारक, और जो बाद वाला होगा वो होगा प्रोडक्ट। तो ये हमारा है प्रोडक्ट और ये हमारा है रिएक्टेंट। तो चलो आज हम लोग बहुत अच्छे तरह से सीख लिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन के द्रव्यमान हमको कौन कौन से चीज़ को देखना ध्यान से है। तो आज का क्लास हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखें केमिकल रिएक्शन कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या लागू होते हैं, क्या क्या चीज़ आते हैं, इससे रिलेटेड हम देखना अभिकारक, प्रतिफल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको केमिकल रिएक्शन, अभिकारक, प्रतिफल और इससे रिलेटेड जो भी हमने बात बताई आपको काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो ये क्लास हमने शुरू कर दिया है। सबसे पहले धड़ाधड़ अपने जितने भी दोस्त साथी भाई बहन हैं उनके पास इस वीडियो को भेजिए और उनको कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली अपडेट एक एक वीडियो मिलते रहेगा, आपको क्लास रेगुलर चलेगा। इस महामारी में हमको कहीं नहीं जाना है, बस घर में बैठकर इस वीडियो के थ्रू हम लोग अच्छे तरह से पढ़ाई करेंगे। और जो 10th वाले भाई बहन हैं उनके लिए हम और भी विषय का व्यवस्था करते हैं, देखते हैं कैसे संभव हो। और जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग केमिस्ट्री रेगुलर क्लास करेंगे, केमिस्ट्री हम लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे और बहुत खास होगा पढ़ाई जब आप घर में रहकर पढ़ेंगे तो, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, आप जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहिए। आप खाना खा लिए हैं, आराम से टीवी देखना नहीं है, कहीं एक जगह 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा का क्लास रहेगा। आप लोग छोटा ही क्लास है तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से 35 मिनट का बीच ही क्लास आप लोग का रहेगा। तो इतना देर कहीं आप एकांत में अच्छे तरह से मोबाइल को सामने रख दीजिए, कॉपी किताब ले लीजिए और लेकर डेली अच्छे तरह से लिखिए। और हमने लास्ट में क्या बोला है आपको जाने से पहले एक बात हम बोलना चाहते हैं, ये अगर सब विद्यार्थी पढ़ लेता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। जो भी 10th के स्टूडेंट हैं या कोई और इसको देख रहे हैं और अगर ये पूरे वीडियो को देखते हैं तो हमारा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में एक मोबाइल नंबर मिलेगा जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप में बताना है कि हमने सबसे लास्ट में क्या बोला था जो अब हम बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं, इस बात को अगर सब सुन लेते हैं तो आप सभी बताइएगा कि हमने क्या बोला था, ठीक है। तो अब मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल के क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल करेंगे, काफ़ी अच्छे तरह से काम करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, तो इसके बारे में भी अपना राय जरूर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक